नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। मित्रों, आज की जो चर्चा का विषय है वो है क्रीमिया युद्ध, कारण, परिणाम और महत्व। दोस्तों, ये पूर्वी समस्या से संबंधित बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्रीमिया का युद्ध। और इस युद्ध ने यूरोप के कई देशों के ऊपर बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था। तो इसलिए कुछ विद्यार्थियों की मांग थी कि क्रीमिया युद्ध के ऊपर वीडियो बनाई जाए। तो थोड़े बहुत नोट्स के साथ ये वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। तो आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। पर सदैव की तरह आपसे अपील है कि वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जिन मित्रों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन साथियों ने, वो सब्सक्राइब कर लें और बाद में अपने कमेंट अवश्य दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो मित्रों, क्रीमिया का युद्ध मूलतः यूरोप के बड़े राष्ट्रों के स्वार्थों का टकराव था। इस युद्ध में एक ओर रूस अकेला था और दूसरी ओर इंग्लैंड, फ्रांस एवं तुर्की थे। तो यह पूर्वी समस्या का ही एक विस्फोट था। 19वीं शताब्दी में तुर्की साम्राज्य उत्तरोत्तर पतनोन्मुख हो रहा था और यूरोप के राज्य इसका परस्पर बंटवारा कर लेना चाहते थे। तो इसके लिए रूस विशेष रूप से उत्सुक था। पीटर महान, जो कि 1672 से 1725 ईस्वी तक रूस का शासक रहा था, जिसे प्रबुद्ध निरंकुश शासक कहा जाता था, उसके समय में रूस एक शक्तिशाली राज्य बन गया था एवं पीटर के बाद के शासक एशिया में साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे। यूरोप से बाहर निकलने के लिए डार्डेनल्स एवं बोस्पोरस जलडमरू मध्यों का प्रयोग रूस को करना पड़ता था, जो कि तुर्की के अधिकार में था। अतः इन जलडमरू मध्यों पर अधिकार करने के लिए रूस लालायित था। 1774 ईस्वी में केनार्डजी की संधि, 1772 में जासी संधि तथा 1812 में बुखारेस्ट संधि के परिणाम स्वरूप रूस ने तुर्की साम्राज्य के मूल पर अपना काफी विस्तार कर लिया था। 1815 के बाद रूस ने बल्कान की ईसाई प्रजाओं को तुर्की के खिलाफ भड़काना प्रारंभ किया। 1829 में यूनान स्वतंत्र हो गया एवं अन्य पराधीन राष्ट्र भी अपनी स्वतंत्रता की मांग करने लगे। बल्कान राज्यों को सहायता देने के लिए रूस के पास दो बहाने थे। बल्कान प्रायद्वीप के अधिकांश निवासी स्लाव प्रजाति के थे और रूसी लोग भी इसी प्रजाति के थे। दूसरी बात यह थी कि इस क्षेत्र के निवासी ग्रीक चर्च के ईसाई थे एवं रूस का जार ग्रीक चर्च का प्रधान हुआ करता था। अतः इन बातों का बहाना लेकर रूस यूरोप के मरीज को मार डालना चाहता था। तो इससे एक चीज तो क्लियर हो गई कि जो क्रीमिया का युद्ध हुआ था उसके पीछे कारण क्या था। एक तो रूस की महत्वाकांक्षाएं थी और दूसरी तरफ आप ये देखेंगे कि इंग्लैंड और फ्रांस भी इस क्षेत्र के ऊपर अपनी नजर गड़ाए हुए थे। तो मित्रों, रूस की इस महत्वाकांक्षा का प्रबल विरोधी इंग्लैंड था, क्योंकि भूमध्य सागर में रूस के प्रवेश से उसके लिए सबसे बड़ा खतरा था। ब्रिटेन को या इंग्लैंड को यह भय था कि यदि रूस ने तुर्की पर अधिकार कर लिया तो ब्रिटेन के एशियाई साम्राज्य को खतरा उत्पन्न हो जाएगा। रूस चाहता था कि तुर्की के मामले में वे एवं ब्रिटेन एक मत हो जाएं, पर अनेक प्रयासों के उपरांत भी रूस ब्रिटेन को अपने पक्ष में न कर सका। अतएव उसने तलवार के बल पर तुर्की साम्राज्य पर अधिकार जमाने का निश्चय किया।
यही क्रीमिया युद्ध की पृष्ठभूमि थी या पृष्ठाधार था। फ्रांस में तो इस तरह से रूस की भूमिका और इंग्लैंड की भूमिका तो स्पष्ट हो गई। फ्रांस की भूमिका भी देख लेते हैं। तो फ्रांस में लुई नेपोलियन 1852 में द्वितीय गणतंत्र को समाप्त कर फ्रांस का सम्राट बन बैठा। जैसे कि आप सबको पता है कि फ्रांस में क्रांति हुई थी। फ्रांस में क्रांति होने के उपरांत वहाँ पे गणतंत्र की स्थापना हुई, लेकिन बाद में जो प्रथम कांसल नेपोलियन था, नेपोलियन बोनापार्ट, तो उसने, उसके बारे में कहा जाता है कि उसने क्रांति की, वो क्रांति का पुत्र अवश्य था, लेकिन उसने क्रांति के सिद्धांतों को उलट दिया था। तो वो स्वयं रूस का शासक बन बैठा। बाद में आगे चल कर के फिर से वहाँ गणतंत्र की स्थापना हुई, लेकिन लुई नेपोलियन ने 1852 में फिर से गणतंत्र को समाप्त कर दिया और फ्रांस का शासक बन गया। तो फ्रांस में बार बार गणतंत्र आ रहा था, जा रहा था। तीसरा गणतंत्र भी वहाँ बना था। तो अतएव जनता का ध्यान घरेलू समस्याओं पर से हटाने के लिए लुई नेपोलियन ने एक आक्रामक विदेश नीति अपनाई। उसने ये देखा कि निकट पूर्व में, नियर ईस्ट में, इसके लिए एक अच्छा अवसर था। तो पतन की ओर बढ़ रहे तुर्की साम्राज्य में उसने भी रुचि लेना प्रारंभ किया। तो जहां तक क्रीमिया युद्ध के तात्कालिक कारण का प्रश्न है, वह जेरूशलम की समस्या से संबंधित है। जेरूशलम ईसाइयों का पवित्र स्थान था। यह स्थान दुर्भाग्यवश तुर्की साम्राज्य में था और यहाँ ग्रीक एवं रोमन दोनों चर्चों के सन्यासी रहा करते थे, जिन्हें तुर्की के सुल्तान की ओर से कई विशेषाधिकार प्राप्त थे। 1740 ईस्वी की एक संधि से रोमन सन्यासियों की सुरक्षा का भार फ्रांस एवं ग्रीक सन्यासियों की सुरक्षा का भार रूस के ऊपर था। तो ये सन्यासी अपने नाम के विपरीत भौतिकवादी अधिक थे एवं एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे। तो जिस समय फ्रांस क्रांति में उलझा था, उस समय ग्रीक सन्यासियों ने रोमन सन्यासियों के विशेषाधिकारों का अतिक्रमण प्रारंभ किया। तो फ्रांस की सरकार इस ओर से उदासीन ही रही। तो इसे आप एक बार फिर से समझ लें कि जहाँ तक क्रीमिया युद्ध के तात्कालिक कारण का प्रश्न था, वो जेरूशलम की समस्या से संबंधित है। जेरूशलम ईसाइयों का पवित्र स्थान था, ईसा मसीह से संबंधित था। तो यह स्थान दुर्भाग्यवश तुर्की साम्राज्य में था, क्योंकि एक समय ऐसा था मध्यकाल में तुर्की का साम्राज्य बहुत विशाल हो गया था, जिसे ऑटोमन साम्राज्य के नाम से जाना जाता था, और उसके अंतर्गत एशिया और यूरोप के बहुत सारे प्रदेश आ गए थे। तो यहाँ ग्रीक एवं रोमन दोनों चर्चों के सन्यासी रहते थे यरूशलेम में, जिन्हें तुर्की के सुल्तान की ओर से कई विशेषाधिकार प्राप्त थे। तो ये ध्यान दीजिए कि ग्रीक और रोमन दोनों चर्चों के सन्यासी यहाँ रहते थे। तो 1740 ईस्वी के एक संधि से रोमन सन्यासियों की सुरक्षा का भार फ्रांस पर और ग्रीक सन्यासियों की सुरक्षा का भार रूस पर था। तो ये सन्यासी अपने नाम के विपरीत भौतिकवादी अधिक थे एवं एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे। जिस समय फ्रांस क्रांति में उलझा था, उस समय ग्रीक सन्यासियों ने रोमन सन्यासियों के विशेषाधिकारों का अतिक्रमण प्रारंभ किया। फ्रांस की सरकार इस ओर से उदासीन ही रही, और जब नेपोलियन तृतीय वहाँ का सम्राट हुआ, तो उसने मुख्यतः दो कारणों से रोमन सन्यासियों का पक्ष लिया। वो दो कारण क्या थे? पहली बात तो ये थी कि सम्राट बनने में रोमन कैथोलिकों ने उसकी सहायता की थी एवं भविष्य में भी वह उनका समर्थन चाहता था। दूसरी बात कि वह रूस को शिकस्त देना चाहता था, पराजित करना चाहता था, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय में रूस का बहुत बड़ा हाथ था।
अतएव फ्रांस ने तुर्की के सुल्तान से रोमन पदाधिकारियों के विशेषाधिकारों को वापस करने की मांग की। तो रूस ने भी ग्रीक पादरियों का पक्ष लिया। उसने तुर्की से कहा कि रोमन पदाधिकारियों के विशेषाधिकार वापस मिलें, पर ग्रीक पादरियों के विशेषाधिकारों में कटौती न हो। अब तुर्की के सामने उलझन भरी स्थिति आ गई थी। मार्च 1853 में रूस ने तुर्की को अल्टीमेटम दिया कि वह उसे तुर्की में रहने वाले सभी ईसाइयों के संरक्षण का अधिकार दे। इस अल्टीमेटम को स्वीकार करने का अर्थ था तुर्की के आंतरिक मामलों में रूस का दखल। इंग्लैंड के कहने से तुर्की ने इसे अस्वीकृत कर दिया और परिणामतः जुलाई 1853 ईस्वी में रूस ने तुर्की पर आक्रमण कर मालडेविया एवं वेलेशिया पर अधिकार कर लिया। तो इंग्लैंड एवं फ्रांस ने अपने स्वार्थों के वशीभूत होकर तुर्की पर दबाव डाला एवं तुर्की ने रूस को मालडेविया एवं वालेशिया खाली करने को कहा। तो रूस के जार के अस्वीकार करने पर इंग्लैंड, फ्रांस एवं तुर्की ने संयुक्त रूप से रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। तो यहाँ दो पक्ष हो गए। आप देखिए, इंग्लैंड, फ्रांस और तुर्की एक तरफ हो गए, दूसरी तरफ रूस। तो रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी इन्होंने संयुक्त रूप से। ऑस्ट्रिया पहले तो तटस्थ रहा, किंतु बाद में रूस विरोधी नीति अपनाई उसने भी। प्रशा तटस्थ रहा। इटली ने फ्रांस का साथ दिया क्योंकि इटली का जो प्रधानमंत्री था पीडमोंट सार्डिनिया का, कैबूर इटली का एकीकरण करना चाहता था और उसके प्रयास में लगा हुआ था। तो उसे यह लगा कि अगर हम इस युद्ध में फ्रांस का साथ देंगे तो आगे चल के जब हमारा एकीकरण होगा, ऑस्ट्रिया वगैरह के साथ जब हमारा संघर्ष होगा तो फ्रांस हमारा साथ देगा। तो इस उम्मीद में इटली ने फ्रांस का साथ दिया। तो मार्च 1855 ईस्वी में जार निकोलस की मृत्यु के बाद द्वितीय अलेक्जेंडर जार ने युद्ध जारी रखना बेकार समझा और 30 मार्च 1856 को पेरिस की संधि से इस युद्ध का अंत हो गया। तो पेरिस की संधि की जो मुख्य शर्तें थी वो आपके सामने हैं। पहला, यूरोप के सभी राज्यों ने सामूहिक रूप से स्वीकार किया कि वे तुर्की के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, क्रीमिया युद्ध का अंत किससे हुआ? पेरिस की संधि से, जिसमें पहली शर्त के अनुसार यूरोप के सभी राज्यों ने सामूहिक रूप से स्वीकार किया कि वे तुर्की के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दूसरी शर्त यह थी कि मालडेविया एवं वालेशिया पर से रूसी आधिपत्य समाप्त कर उन्हें तुर्की के अधीन स्वायत्त शासन दे दिया जाएगा। तीसरी शर्त थी, रूस को यह अधिकार छोड़ना पड़ा कि तुर्की साम्राज्य की ईसाई प्रजा के संरक्षण का भार उसके ऊपर है। इसी तरह से चौथी शर्त थी, काला सागर को तटस्थ रखा गया। पांचवी शर्त के अनुसार डैन्यूब नदी अंतर्राष्ट्रीय घोषित की गई। छठी शर्त के अनुसार तुर्की ने ईसाइयों की स्थिति में सुधार लाने का वचन दिया। क्योंकि तुर्की के जो निवासी मुसलमान थे और वो ईसाइयों का उतना ध्यान नहीं रखते थे, तो इसलिए ये शर्त रखी गई कि तुर्की जो है ईसाइयों का ध्यान रखेगा, उनकी स्थिति में सुधार करेगा, इसका उससे वचन लिया गया। और सर्बिया की स्वतंत्रता मान ली गई। अब आइए क्रीमिया युद्ध के परिणामों और महत्व की बात कर लें। क्रीमिया युद्ध वियना कांग्रेस के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। इसके संबंध में दो प्रकार के विचार व्यक्त किए गए हैं। रॉबर्ट मोरियर ने इसे आधुनिक युग का एक पूर्ण व्यर्थ युद्ध कहा है, यानी कि इस युद्ध की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस पे एक अलग वीडियो मैं एक आध दिन में डालूंगा कि क्या क्रीमिया युद्ध अनावश्यक था, तो उसमें इस बात पर चर्चा करेंगे हम विस्तार से।
तो इसके विपरीत लॉर्ड क्रोमर का कथन है कि यदि क्रीमिया युद्ध न हुआ रहता तो तुर्की पर रूस का आधिपत्य हो जाता। तो मित्रों, इस विवाद में पड़े बिना हम यह कह सकते हैं कि प्रत्येक युद्ध का कुछ न कुछ ऐतिहासिक परिणाम अवश्य होता है एवं क्रीमिया युद्ध के दोनों तरह के तात्कालिक एवं दूरगामी परिणाम हुए। तुर्की साम्राज्य की लाश पर रूस का विस्तार कुछ दिनों के लिए रुक गया। इंग्लैंड ने उसके मंसूबे पर पानी फेर दिया। तुर्की में नए जीवन का संचार हुआ पर उसका ह्रास रुका नहीं। अब जैसे ऑटोमन साम्राज्य को यूरोप का मरीज कहा जाता था, सिक मैन ऑफ यूरोप, तो यूरोप के मरीज को पेरिस संधि द्वारा प्रादेशिक अखंडता की गारंटी देकर उसके जीवन काल को थोड़ा बढ़ा दिया गया। फ्रांस में तथा यूरोप में भी नेपोलियन तृतीय की लोकप्रियता बढ़ गई, उसकी धाक जम गई। फ्रांस के कैथोलिक लोग उससे विशेष प्रसन्न हुए। उसने नेपोलियन बोनापार्ट की याद ताज़ा कर दी। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जब धर्म सुधार आंदोलन हुआ था यूरोप में, तो कैथोलिक के बाद प्रोटेस्टेंट चर्च भी बन गया था और बहुत सारे देशों में प्रोटेस्टेंट चर्च बने थे, थोड़े थोड़े सिद्धांतों के अंतर के साथ। तो रोमन कैथलिक्स जो है इस बात को लेकर के बड़े खुश रहते थे कि कम से कम फ्रांस जैसा देश उनका समर्थन करता है। तो फ्रांस में और यूरोप में भी नेपोलियन की धाक जम गई। उसका एक कारण यह भी था कि फ्रांस के जो कैथलिक जनता थी वो उससे विशेष रूप से प्रसन्न हुई। तो उसने नेपोलियन बोनापार्ट की याद ताजा कर दी एक तरह से नेपोलियन तृतीय ने। तथापि उपरोक्त तत्कालीन परिणाम आगे चलकर अस्थायी एवं व्यर्थ सिद्ध हुए। रूस की प्रगति भले रुक गई पर तुर्की का पतन अवश्यंभावी हो गया। सर्बिया स्वतंत्र हो गया एवं अन्य पराधीन देश इससे प्रेरणा पाकर स्वतंत्र होने की इच्छा करने लगे। तो तुर्की के सुल्तान ने सदैव की ही भांति ईसाइयों पर अत्याचारपूर्ण शासन जारी रखा। जैसे पहले ईसाइयों पर अत्याचार होते थे ऑटोमन साम्राज्य में, तो उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया। इसके फलस्वरूप साम्राज्य की प्रजाओं में बेचैनी फैली। इस युद्ध का लक्ष्य रूस को एकदम निर्बल बना देना था। युद्ध में हराकर उसे अपमानित किया गया, किंतु 14 वर्ष बाद रूस नए जोश के साथ पूर्वी समस्या में कूद पड़ा। किंतु यह नहीं समझना चाहिए कि युद्ध एकदम व्यर्थ रहा। वास्तव में इसका अप्रत्यक्ष परिणाम बहुत ही दूरगामी एवं व्यापक था। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण, रूस की राजनीति, बाल्कन प्रायद्वीप की पुनर्निर्माण एवं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ा। सच तो यह है कि इस युद्ध से 1815 ईस्वी में वियना कांग्रेस में निर्मित महल की नींव हिल गई। पीडमोंट के प्रधानमंत्री कैवूर ने इस अवसर का लाभ उठाकर, जैसा अभी हमने पहले कहा, मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल हो गया था, क्योंकि वो इटली के एकीकरण का प्रयास कर रहा था। मित्र राष्ट्र उसके एहसानमंद हो गए एवं पीडमोंट के शासक की प्रतिष्ठा बढ़ गई। पेरिस सम्मेलन में वह ऑस्ट्रिया के साथ बराबरी के स्तर पर बैठा एवं इटली की दुर्दशा का चित्र खींचा। परिणामतः उसे फ्रांस एवं इंग्लैंड की सहानुभूति मिल गई। फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध में उसकी मदद की आगे चल करके। तो यह कथन उचित ही है कि क्रीमिया के पंख से नवीन इटली का जन्म हुआ या निर्माण हुआ। मित्रों, जर्मन एकीकरण पर भी इस युद्ध का अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा। ऑस्ट्रिया जर्मनी के एकीकरण का प्रबल विरोधी था। उसने क्रीमिया युद्ध में रूस विरोधी नीति अपनाई थी। अतएव 1866 ईस्वी में जब प्रशा एवं ऑस्ट्रिया में युद्ध चल रहा था तो रूस की सहानुभूति प्रशा को मिली।
जर्मनी का एकीकरण जो था वो प्रशा के इनिशिएटिव लेने से प्रशा वहाँ का जो था वो बहुत ही मजबूत राज्य था, तो प्रशा ने ही जो है जर्मनी को एकीकृत करने का काम शुरू किया था। धीरे धीरे जर्मनी का एकीकरण हुआ। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि 1866 में जब प्रशा एवं ऑस्ट्रिया में युद्ध चल रहा था तो रूस की सहानुभूति प्रशा को मिली। दूसरी ओर क्रीमिया युद्ध में दबावों के बावजूद प्रशा की तटस्थता से रूस उसका एहसानमंद हो गया था। लॉर्ड फिट्जमोरिक का कथन है कि यदि क्रीमिया युद्ध न होता तो अगली 2 शताब्दियों में इटली और जर्मनी का एकीकरण न हो पाता। तो एक बात तो स्पष्ट है कि क्रीमिया युद्ध का फायदा निश्चित रूप से जर्मनी और इटली को मिला, जिससे वो अपना एकीकरण करने में सफल हुए। तो शक्तिशाली होने पर भी हार का सामना करने से रूस की सरकार पर भ्रष्टाचार और अकर्मण्यता का आरोप वहाँ की प्रजा द्वारा लगाया गया। स्वेच्छाचारी शासन की कमजोरी प्रकट हो गई और वहाँ सुधारों की मांग बलवती होने लगी। तो अतएव जार अलेक्जेंडर के समय में सुधारों का कार्य प्रारंभ हुआ। तो इस राष्ट्रीय अपमान में भविष्य की आशाएं निहित थी। सर्बिया को स्वतंत्रता मिलने से यह प्रकट हो गया कि राष्ट्रीयता के युग में किसी जाति को पराधीन बनाए रखना संभव नहीं है। तो बाल्कन राज्यों में स्वतंत्रता की मांग बढ़ी और वे एक एक कर स्वतंत्र होने लगे। इंग्लैंड के विरोध के कारण रूस बाल्कन क्षेत्र से अपना साम्राज्यवादी जाल बटोरने लगा एवं पूर्वी एशिया, मंचूरिया, कोरिया, मंगोलिया, चीन, जापान आदि को अपनी गतिविधि का केंद्र बनाया। तो इस युद्ध के परिणाम स्वरूप यूरोप के देशों के सैन्य संगठन पर व्यापक प्रभाव पड़ा एवं आधुनिक ढंग से सेना का संगठन का एक यूरोप व्यापी आंदोलन चल पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों का निर्माण भी पेरिस संधि के समय कुछ हद तक किया गया। इस युद्ध में 5 लाख सैनिक हताहत हुए थे। तो इस युद्ध के समय ब्रिटेन की फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने घायलों की शुश्रूषा कर बड़े परोपकारी कार्य किए। युद्ध के समय घायलों की देखभाल करने हेतु 1864 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस की स्थापना हुई। आधुनिक यूरोप के निर्माण में इसका महत्वपूर्ण स्थान था। तो यूरोप में शांति हेतु एक नई यूरोपीय व्यवस्था कायम करने की आवश्यकता महसूस की गई। इसने यूरोपीय इतिहास को एक नया संकेत दिया। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत ही सरल तरीके से क्रीमिया युद्ध, उसके कारण और उसके जो दूरगामी परिणाम हुए उन पर हमने चर्चा की। तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन भी दबाएं, जिससे जो नई वीडियोस बनती हैं उनकी सूचना आपको मिलती रहे। नमस्कार, शुभ रात्रि।